बच्चों, पिछले वीडियो में जो है हम लोग 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे। आज के इस वीडियो में भी 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इसका 3 सेट बोले थे बनाएंगे। एक सेट हो चुका है, ये दूसरा सेट है। इसके बाद एक सेट और आएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देने से पहले एक बार देख के जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है। क्या पूछ रहा है? दर्पण पूछ रहा है। तो दर्पण जो है, दर्पण अपसारित करने का मतलब है कि प्रकाश संचरण के दिशा में व्यास को बढ़ाना, ये है अपसारित करना। तो ये काम किसका होता है? दर्पण में होता है ये उत्तल दर्पण का। किसका होता है? उत्तल दर्पण का। देखते हैं कैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये जो है उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि ये इसका फोकस हो जाएगा और ये वक्रता के अंदर हो गया। यहाँ प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आया, यहाँ प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आया। अब ये जो है फोकस के होते हुए जाती हुई प्रतीत होगा। तो ये जो है परावर्तन के बाद इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा और ये जो है इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों जो है, ये दोनों कौन क्या हुआ? अपसारित हुआ। क्या हुआ? अपसारित। अपसारित का मतलब ये हुआ कि अपसारित का मतलब प्रकाश संचरण की दिशा में व्यास बढ़ना। तो प्रकाश संचरण की दिशा में व्यास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये किस में होगा? उत्तल दर्पण में। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? आंसर, इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, अब जो है 72 नंबर का क्वेश्चन है। 72 नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि ओमेगा बराबर होता है म्यू भी माइनस म्यू वाई म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1। तो यहाँ पर जो है म्यू भी हो गया बैगनी रंग का अपवर्तनांक, म्यू आर हो गया लाल रंग का अपवर्तनांक और म्यू वाई हो गया पीला रंग का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या दिखाता है? अपवर्तनांक दिखाता है किसको? अपवर्तनांक जो दिखाता है वो दिखाता है किसको? पदार्थ के प्रकृति को। तो इसमें जो आंसर होगा इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रिज्म के पदार्थ की प्रवृत्ति लिखा गया है वो प्रकृति होगा। ठीक है, तो 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि 73 नंबर, कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, किसके लिए अधिक होगा? कांच का अपवर्तनांक किसके लिए अधिक होगा? देखो, एक फार्मूला जानते हैं, μ2 बटे μ1 बराबर c1 बटे c2 बराबर λ1 बटे λ2। मतलब म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा। जिसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा उसका अपवर्तनांक कम। तो यहाँ बोल रहा है कि अपवर्तनांक अधिक होना चाहिए तो लैम्डा का मान कम होना चाहिए। और लैम्डा का मान कम जो है नीला का होता है। सबसे कम किसका होता है? नीला। ऑप्शन में अगर देखेंगे तो नीला का जो है सबसे कम होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो इसको मिटा दें। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। द्वितीयक इंद्रधनुष
बनता है सूर्य की प्रकाश की बूंदों में द्वितीयक इंद्रधनुष जो बनेगा, द्वितीयक इंद्रधनुष, इसमें जो है 2 बार अपवर्तन होगा और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगर इसका शेप देखा जाए तो वो शेप इस तरह से होता है। इस तरह से प्रकाश की किरण आया, एक अपवर्तन हुआ, एक पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ, एक पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ, फिर यहाँ पर अपवर्तन होगा, इस तरह से निकल जाता है। तो ये हो गया इसका क्या, द्वितीयक इंद्रधनुष। और ये है इसका वर्षा का बूंद। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। चलो लिख लो, हो गया। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का। 75 नंबर बोल रहा है कि किसी 6 डिग्री, इसका मतलब ए का मान दिया हुआ है, 6 डिग्री के पतले प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न कोण या विचलन डेल्टा का मान उत्पन्न है 3 डिग्री। तो यहाँ पर प्रिज्म कोण, अच्छा सॉरी, ये डेल्टा का मान दिया हुआ है और ये जो है 3 डिग्री दिया हुआ है। तो म्यू का मान पूछ रहा है। तो डेल्टा बराबर क्या होता है पतले प्रिज्म के लिए, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। तो डेल्टा का मान 6 हो गया, म्यू माइनस 1 इंटू 3 हो गया। ठीक है, तो म्यू माइनस 1 बराबर 6/3 मतलब 2। तो म्यू बराबर हो गया 2 + 1 बराबर 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसी 6 डिग्री के पतले प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न कोण या विचलन होता है जहाँ 3 डिग्री जो है प्रिज्म का कोण है। तो 3 डिग्री प्रिज्म का कोण हो गया, ये हो गया 6, ये आंसर इसका 3 आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन मिस प्रिंटिंग है इसका आंसर होगा 3। ठीक है, चलो आगे बढ़। 76 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है विचलन कोण का मान निर्भर करता है, डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो विचलन कोण निर्भर करेगा पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा और प्रिज्म कोण पर निर्भर करेगा। मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 77 प्रिज्म का क्रांतिक कोण, प्रिज्म का क्रांतिक कोण है 30 डिग्री, क्रांतिक कोण है 30 डिग्री। तो माध्यम में प्रकाश का जो है वेग पूछ रहा है, क्रांतिक कोण, तो माध्यम में प्रकाश का वेग पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्रांतिक कोण दिया है और म्यू बराबर होता है, एक फॉर्मूला होता है साइन सी बराबर क्या होता है 1/म्यू। तो यहाँ से साइन सी का मान रखेंगे 30, 1/म्यू। तो म्यू बराबर हो गया 1/म्यू बराबर हो गया 1/2। तो म्यू का मान हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ से म्यू बराबर एक फार्मूला होता है C/Cm। तो 2 रखेंगे, सी का मान 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड रखेंगे और ये Cm, तो Cm बराबर हो जाएगा 3/2 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो गया 1.5 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर। तो ये जो आंसर होगा इसका, ये हो गया क्या, ए ऑप्शन।
ठीक है, क्लियर। 78 नंबर में देखो, बोल रहा है कि वायु से जल में एक प्रकाश की किरण आ रही है, तो निम्न चित्रों में से कौन सा प्रकाश का विक्षेपण सही है। देखो, सबसे कम विचलन जो होता है, सबसे कम विचलन वो लाल का होता है, और अधिक विचलन बैंगनी का होगा, बैंगनी का होता है। कैसे, देखो, डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगर म्यू का मान बढ़ेगा तो डेल्टा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और म्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेम्डा, तो लेम्डा का मान घटेगा। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर जिसका लेम्डा का मान ज़्यादा, उसका विचलन कोण का मान कम होगा। डेल्टा हो गया ज़्यादा होगा तो लेम्डा का मान कम होगा। ये किस में, ये होगा बैंगनी के लिए होगा, और लाल के लिए डेल्टा का मान कम हो जाएगा, अब लेम्डा का मान ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लाल का जो है तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। इसका होता है 7200 एंगस्ट्रम और इसका होता है 4000 एंगस्ट्रम, है ना। तो जिसका जो है ज़्यादा विचलन होगा, जिसका विचलन ज़्यादा होगा बैंगनी, और सबके कम विचलन होगा लाल का। ठीक है, अब देखो फिगर देखते हैं। यहाँ पर फिगर इस तरह से है, ये है वायु से जा रहा है किधर, जल में। इसका मतलब विरल से सघन में गया, तो इसमें जो है ज़्यादा विचलन हो जाएगा बैंगनी का, और कम विचलन होगा रेड का, और ये सीधा। तो ये ऑप्शन देखो किस में है, ये ऑप्शन है बी में, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेम 79 नंबर का क्वेश्चन है, बैंगनी, हरे और लाल प्रकाश के लिए फोकस दूरी। देखो, एफ भी है बैंगनी के लिए, एफ जी है और एफ आर है। कम विचलन जो है, कम विचलन जिसका होगा, विचलन उसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगा, दूरी ज़्यादा। कैसे, देखो, ये एक उत्तल लेंस मान लेते हैं। अब यहाँ प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश आया, ये श्वेत प्रकाश। अब यहाँ पर क्या होगा, विचलन सबसे कम किसका है, लाल का, तो ये कम विचलित करेगा, तो ये आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका एफ आर। उससे सबसे कम है वायलेट का, तो ये होगा यहाँ, और बीच में हो जाएगा ग्रीन, ये ग्रीन, ये रेड और ये वायलेट। तो सबसे कम जो है फोकस दूरी किसका हो गया, वायलेट का, उससे ज़्यादा ग्रीन का, और सबसे ज़्यादा रेड का। इसका मतलब एफ भी लेस देन एफ जी लेस देन एफ आर। ये ऑप्शन देख लो कौन सा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 79 हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर में क्या बोल रहा है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र। थीटा का दो सूत्र होता है, एक होता है डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, दूसरा सूत्र होता है म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1। दो सूत्र होता है विक्षेपण क्षमता का। तो ये दोनों ए और बी में है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। 81 नंबर का क्वेश्चन है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में की नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच अधिकतम दूरी होगी। देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का एक थोड़ा सा हम फिगर बनाते हैं। ये हो गया इसका अभिदृश्यक, अभिदृश्यक का फोकस दूरी छोटा होता है। ये हो गया इसका
नेत्रिका, ये क्या हो गया, नेत्रिका हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो फोकस दूरी होगा यहाँ कहीं होगा FO और ये नेत्रिका है, और इसका फोकस दूरी यहाँ कहीं होगा FE। ठीक है। ये जो है, क्योंकि इसका जो है जब भी ये FO के अंदर ये आ नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि इसका जब भी प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र के बाहर बनता है, और वक्रता केंद्र के बाहर बनने के लिए इस नेत्रिका को इस तरफ सेटअप किया जाता है कि इसके फोकस के अंदर में आ जाए क्या, प्रतिबिंब। ठीक है। और वक्रता केंद्र तो ये FO से बाहर ही रहेगा, तो ये कहलाएगा इसका FO और ये डिस्टेंस कहलाएगा इसका FE। तो नली की लंबाई, दोनों लेंसों के बीच की दूरी को बोलते हैं नली की लंबाई। तो L जो है ग्रेटर देन होगा FO प्लस FE, मतलब दोनों के बीच की अधिकतम दूरी जो होगा वो नेत्रिका और अभिदृश्यक की फोकस दूरियों से अधिक होगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो है ये कभी भी इसको ओवरलैप नहीं करेगा, अगर ये ओवरलैप कर गया तो ये जो है ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है सेटअप होगा ही नहीं। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है -L/FO 1 + D/FE। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने और m बराबर होता है L/FO D/FE, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता जो होता है, विभेदन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है, विभेदन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है A/1 + 2/λ, ये होता है विभेदन क्षमता। ये होता है अभिदृश्यक का व्यास और लैम्डा है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, A/1.22 लैम्डा हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 84 नंबर 1 मिनट होता है। कितना होता है, 1 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। इसमें डिग्री लिखा गया है, उसको डिग्री नहीं, मिनट में होता है, डिग्री नहीं होगा। 85 नंबर का क्वेश्चन, द्विफोक्सी लेंस के ऊपरी भाग में कौन सा लेंस रहता है, अवतल, O फॉर अवतल, O फॉर अपर, O फॉर अवतल लेंस और O फॉर अपर, मतलब अपर, ऊपर में अवतल लेंस। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। 86 नंबर, एक वर्ण प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाएंगे जब कला जो है, कला समान हो, कला क्या हो, समान, नियत, स्थिर हो। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किस 87 नंबर का ये बोल रहा है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण के लिए डेल्टा x का जो मान होता है 2n लैम्डा होता है।
मतलब लेम्डा का समगुणज, लेम्डा का समगुणज। अब इसको एक्सेप्ट कौन कौन करता है? इसको जो एक्सेप्ट करता है वो कौन, सॉरी लेम्डा 2n लेम्डा नहीं, 2n लेम्डा बटे 2, लेम्डा बटे 2 का समगुणज। तो ये पथांतर जो है यंग के द्विसलिट प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले, ये इसको संतुष्ट कौन करेगा? ए कर लेगा। n लेम्डा है तो 2n लेम्डा बटे 2 हो सकता है। n+1 लेम्डा है, ये भी हो सकता है 2n+1 लेम्डा बटे 2, 2n+1 लेम्डा, इसको करेंगे तो 2n+1 बटे 2, ये 2 आई हो जाएगा लेम्डा बटे 2। ठीक है, लेकिन ये बी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन में बोल रहा है 2n+1, ये तो पहले से विषम है लेम्डा बटे 2, तो ये जो है नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 88 नंबर। किसी तरंग का कलांतर फाई पथांतर से, किसी तरंग का कलांतर पथांतर से, ये जो है डेल्टा एक्स जो होता है ये होता है लेम्डा बटे 2 पाई इंटू फाई, ये हो गया पथांतर और ये हो गया कलांतर। ठीक है, और ये तो तरंगदैर्घ्य है ही, ये इसका जो है रिलेशन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हो गया, समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में रहता है, इसको जो है आप लोग अच्छे से देख करके जाइए, इससे बाहर क्वेश्चन वहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। 89 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है उन दो तरंगों, दो तरंग है, y1 बराबर है 4 sin ओमेगा टी और y2 बराबर है 2 लिखा गया, लेकिन वहाँ पर होगा 3 cos ओमेगा टी। अब यहाँ पर देखो, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके साइन में चेंज करेंगे तो 3 sin ओमेगा टी प्लस π/2 लिख सकते हैं, जो कि यही आ जाएगा। ठीक है, अब ये साइन साइन में आ गया क्योंकि तरंग का समीकरण साइन में होता है। अब अध्यारोपण जब करेगा y बराबर तो y1 प्लस y2 होगा। ठीक है, और इसका आयाम है a, तो a आयाम है तो a निकलता है √, एक फार्मूला होता है, ये इसका आयाम मतलब 4 का स्क्वायर प्लस इसका आयाम 2 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 4 गुना 3 और कॉस दोनों के बीच का एंगल कितना है? π/2 5। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये 9, ये 0, तो ये हो गया 25 बटे 25 का √, तो आंसर हो जाएगा 5। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। 90 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाशिक पथ का जो फॉर्मूला होता है, प्रकाशिक पथ का जो फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 91 नंबर का क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। 91 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 डिग्री के आपतन कोण पर, आई का मतलब आपतन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, समतल ध्रुवीय है, पोलराइज है, तो आई पी का मान दिया हुआ है, तो अपवर्तनांक, तो ब्रूस्टर के नियम से म्यू बराबर होता है tan आई पी, मतलब tan 60 डिग्री बराबर √3। ये हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, इसको जो है अच्छे से आप लोग कीजिए। अगला क्वेश्चन है
92 नंबर बोल रहा है यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दुगुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर जो होता है वो होता है डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। डी है, ये डी है पर्दे और स्लीट के बीच की दूरी और स्मॉल डी है स्लीटों के बीच की दूरी, है ना, और लैम्डा तो तरंगदैर्घ्य है ये। अब यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा अगर 2 गुना कर देंगे तो बीटा भी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। 93 नंबर आपेक्षिक परावैद्युता। आपेक्षिक परावैद्युता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया माध्यम की परावैद्युता, ये हो गया निर्वात की परावैद्युता, और ये हो गया आपेक्षिक परावैद्युता। ठीक है, चलो हो गया, कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर का क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, देखो आवेशित तभी करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन इससे निकालेंगे। जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान होगा बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। तो आवेशित तो दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं, इसीलिए इसका जो आंसर होगा कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये हो गया डी ऑप्शन। 95 नंबर एक घन है, एक घन है यहाँ इसके केंद्र पर जो है एक क्यू आवेश को रखा गया है। तो घन के किसी एक सतह से, इसमें क्या सतह है, 6 सतह है ना, तो विद्युत क्षेत्र जो होगा, तो बोल रहा है कि घन के किसी एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, तो विद्युत क्षेत्र तो सब जगह जो है समान होगा सभी दिशा में। तो एक सतह का जो फ्लक्स होगा E इंटू ए हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको हमको ये हो गया फाई मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन पूरा अगर निकालेंगे तो गाउस के प्रमेय से फाई नेट कुल फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा क्या, कुल फ्लक्स हो जाएगा सिग्मा क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये फाई नेट कितना हो जाएगा, 6 अगुना फाई, चूँकि 6 सतह है, और ये हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर हो गया क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़े है 96 नंबर का। 96 नंबर यदि गोले पर आवेश जो है, गोला पर आवेश है 10 माइक्रो कूलम, तो सतह पर ही रहेगा। गोला पर आवेश है 10 माइक्रो कूलम, उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स मतलब फाई का मान पूछ रहा है। तो फाई का मान क्या हो जाएगा, गाउस के प्रमेय से क्या हो जाएगा,
क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर क्यू का मान है 10 माइक्रो कूलम बटे एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्या करेंगे, अपने मन से 10 गुना 10 की पावर माइनस 6 तो ये हो गया, 4 पाई को गुना करेंगे और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 पाई गुना 10 की पावर माइनस 5 और ये 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। तो 4 पाई गुना 10 की पावर माइनस 5, ये 9 गुना 10 की पावर 9 होता है। तो 9 चौके 36 पाई गुना 10 की पावर 4 होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। कौन सा? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। 97 नंबर, निरक्षीय स्थिति में भी निरक्ष जो होता है वो होता है 0 और भी अक्ष जो होता है वो KP बटे R स्क्वायर होता है। ठीक है, KP बटे R स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। 98 नंबर का होगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव जिस व्यंजक से दिया जाता है, तो विभव का जो सूत्र होता है वो होता है 1/4 पाई, मतलब KP cos थीटा बटे R का स्क्वायर, R इंटू थीटा। तो यहाँ से भी R थीटा बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटे R का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। 99 नंबर का क्वेश्चन है कि बला घूर्ण टाउ वेक्टर बराबर जो होता है वो होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये सूत्र होता है। P वेक्टर हो गया द्विध्रुव आघूर्ण, E वेक्टर हो गया विद्युत क्षेत्र और टाउ वेक्टर हो गया बलाघूर्ण। ऑप्शन नंबर ए 100। विद्युत किस क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर होता है PE1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया P वेक्टर, ये हो गया E वेक्टर और इसके बीच का एंगल है थीटा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। एक 101 L भुजा के घन के केंद्र पर बिंदु आवेश, L भुजा का घन है, इसके केंद्र पर Q आवेश रखा है। तो घन से निर्गमित, तो फाई नेट जो है गाउस के प्रमेय से क्या होता है? सिग्मा Q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई का नेट का मान पूछ रहा है, मतलब कुल निर्गमित विद्युत फ्लक्स। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो कॉपी करो। है कि विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप और एरिया जो दिया हुआ है 100 इकाई दिया है। छोड़ देते हैं कि इकाई क्या है। क्षेत्रफल वाली XY तल में, किस तल में है? XY तल में। अब देखो ये Y, ये हो गया X, ये हो गया Y और ये हो गया Z। जब XY तल में दिया हुआ रहेगा तो या तो ये हो जाएगा क्रॉस अंदर या फिर बाहर। मान लेते हैं बाहर हो गया इसका A वेक्टर, तो A वेक्टर कितना हो जाएगा? 100 K कैप हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है
कि संबंध फ्लक्स फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट 100 के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में समान समान गुना होता है, बाकी सब जीरो हो जाता है। तो 0 प्लस 300 क्या विद्युत फ्लक्स है ना, इकाई। तो ये हो गया 300 इकाई। कौन सा आंसर? बी आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 103 नंबर कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है Q इंटू डी, Q इंटू डी होता है, ठीक है। तो Q, अब इसका मात्रक अगर कहेगा, ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मात्रक हो गया, ये हो गया कूलम्ब और डी हो गया मीटर, कूलम्ब मीटर हो गया ए ऑप्शन। 104 कूलम्ब का नियम सदिश रूप में, कूलम्ब का नियम होता है F बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। अगर इसको सदिश में इंटू R कैप होता है तो सदिश में इसको बदलेंगे K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, R कैप को लिखेंगे R वेक्टर डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो यहाँ से K Q1 Q2 R वेक्टर डिवाइडेड बाय R क्यू। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। एक स्टेट कूलम्ब, एक स्टेट कूलम्ब जो होता है ये होता है 1/3 गुना 10 की पावर -9 कूलम्ब। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा। हो गया? समझ में आ रहा है? ठीक है। 106 नंबर, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी c बराबर होता है ε0 a बटा डी, ये दूरी है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, दूरी बढ़ रहा है तो संधारित्र की धारिता घटती है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 107 समांतर पट्टिका वायु में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है तो c बराबर होता है k ε0 a बटा डी। अगर ये बढ़ेगा k का मान तो c का मान बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 108 संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो प्रत्येक राशि संधारित्र के लिए समान रहती है समांतर क्रम संयोजन है तो विभवांतर समान, विभवांतर समान होगा किसमें? समांतर क्रम में। और आवेश समान होगा, आवेश समान होगा श्रेणी क्रम में, किसमें? श्रेणी क्रम में। 109 तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 64 बूंदें जिनमें 64 बूंद है मतलब n का मान 64, प्रत्येक की धारिता, छोटी धारिता का मान है मतलब c का मान है, ये है 5 माइक्रोफैरड एक बूंद का, ठीक है। एक बड़ा बूंद मिला करके बनाया गया, ये टोटल कितना है? 64 है ना। तो बड़े बूंद की धारिता, तो c का मान होता है n की पावर 1/3 गुना स्मॉल c, ये तो c डैश, तो c डैश बराबर हो गया 64 की पावर 1/3 गुना 5 माइक्रोफैरड, तो ये हो गया 4 गुना 5 माइक्रोफैरड मतलब 20 माइक्रोफैरड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा।
हो गया 110। दो माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र श्रेणीबद्ध है। 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र श्रेणीबद्ध है और 1200 विभवांतर वोल्ट की बैटरी से आरोपित किया गया है। ठीक है, तो जब दो संधारित्र श्रेणीबद्ध रहता है तो उसका C इक्विवेलेंट होता है C1 C2 बटे C1 प्लस C2। तो 4 गुना 2 2 गुना 4 2 प्लस 4 मतलब हो गया ये 3, मतलब 4 बटे 3 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसमें चूँकि श्रेणी क्रम है तो आवेश बराबर Q बराबर हो जाता है CV। हो गया ना, Q बराबर हो गया CV। तो Q का मान हो गया C का 4 बटे 3, अब V का मान 1200 मतलब 4 4 चौके 1600 कूलम्ब हो गया माइक्रो कूलम्ब। और Q जो है समान रहता है, इसमें भी Q का मान समान, इसमें भी Q का मान समान। तो 2 माइक्रोफैराड के लिए विभवांतर जो होगा वो हो जाएगा V डैश बराबर Q अब बटे 2 माइक्रोफैराड। तो ये हो गया 1600 माइक्रोफैराड बटे 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रो कूलम्ब 800 वोल्ट हो गया इसका आंसर। 110 हो गया 111। परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य का जो SI मात्रक होता है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। परावैद्युत सामर्थ्य का SI मात्रक होता है ये वोल्ट प्रति मीटर। C ऑप्शन इज करेक्ट। 112 नंबर 112 नंबर का क्वेश्चन है, देखो। पांच संधारित्र हैं, देखो ये दोनों जो है इसको भी व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह अगर बनाएंगे तो ये अगर एक नाम मान लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 हो गया ये, 5 हो गया ये, 3 हो गया ये, 2 हो गया ये और 4 हो गया ये। और सब का जो है सब जो है धारिता समान है C C C C C। तो जब ये C1 C बटे C बराबर C बटे C है तो व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करता है, तो इसको जो है हटा देंगे। जब इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा ये दोनों C C, तो समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में ये दोनों हो गया, तो इसका हो जाएगा C बटे 2। और ये दोनों समांतर क्रम श्रेणी क्रम में है तो इसका भी C बटे 2 हो गया। अब ये दोनों समांतर क्रम में हो गया तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C बटे 2 और प्लस C बटे 2 मतलब C। तो इसका जो आंसर हो गया वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा।
113। यहाँ पर देखो ये जो है दो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ये K1 है, K2 है, ये है D/2 और ये भी है D/2 और पूरा है D, एरिया है A। तो पहला जो है, पहला संधारित्र का जो है C1 हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/D/2, तो मतलब 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। C2 हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/D/2, तो 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। चूँकि श्रेणी क्रम में है, कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। तो C इक्वलेंट होता है श्रेणी क्रम में दो संधारित्र के लिए C1 C2 C1 प्लस C2। मान रखेंगे 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D गुना 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D डिवाइडेड बाय 2 K1 प्लस K2 हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। ये ख़त्म हो गया, यहाँ से एक और दो ख़त्म हो जाएगा, तो 2K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A/D बटे K1 प्लस K2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? C ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देख लो, क्वेश्चन है 114। ये बोल रहा है कि 2 माइक्रोफैरड के 7 संधारित्रों को जोड़कर 2 माइक्रोफैरड का 7 संधारित्र है और लाना है C इक्विवेलेंट कितना लाना है? 10/11 माइक्रोफैरड। तो 7 संधारित्र है, इसमें क्या करेंगे? 5 को समांतर क्रम में जोड़ देंगे और 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और फिर इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। देखो ये इस तरह से 5 हुआ, सब को जो है समांतर क्रम में जोड़ दिए, ठीक है। तो इसको जब जोड़ेंगे 2 माइक्रोफैरड सब है, तो इसका जो C इक्विवेलेंट आएगा, समांतर क्रम में है तो डायरेक्ट जुट जाएगा, तो 10 माइक्रोफैरड आ गया। अब 2 जो है, ये दोनों जो है श्रेणी में है, तो ये दोनों का जो C इक्विवेलेंट आएगा, C इक्विवेलेंट डैश डबल डैश, ये 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब जो है, अब वो वाला C इक्विवेलेंट 1 और ये वाला C इक्विवेलेंट डबल डैश श्रेणी क्रम में आ गया, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C इक्विवेलेंट 1, C इक्विवेलेंट डबल डैश, C इक्विवेलेंट 1 प्लस C इक्विवेलेंट डबल डैश, 10 गुना 1 10 प्लस 1 मतलब 10/11 माइक्रोफैरड। ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा इसका। एक 115 क्वेश्चन है। गोलीय संधारित्र की धारिता जो होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r बटे कैपिटल R और कैपिटल स्मॉल r माइनस कैपिटल R, ये फॉर्मूला होता है। ए ऑप्शन। 116 यदि किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो R बराबर होता है रो L स्क्वायर बटे V होता है आयतन, ठीक है। रो प्रतिरोधकता, L होता है लंबाई, तो R समानुपाती L का स्क्वायर होता है। तो R जो है R डैश पहले है L स्क्वायर, बाद में हो गया 2L स्क्वायर, तो R4R हो गया R डैश, मतलब R बटे R डैश हो गया L स्क्वायर बटे 4L स्क्वायर, L स्क्वायर ख़त्म,
तो आर डैश बराबर हो गया 4r, तो 4 गुना हो गया, सी ऑप्शन हो गया। 117 दो सेलों के जिनके विद्युत वाहक बल अंतर समांतर क्रम में जोड़ा गया। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 R1 R2, तो ई इक्वलेंट बराबर हो गया एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 बटे R1 प्लस R2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे लिखो, एप्सिलॉन इक्वलेंट का जो जनरल फार्मूला है ई इक्वलेंट वो होता है एप्सिलॉन 1 बटे R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बटे R2 1 बटे R1 होल डिवाइडेड बाय 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन 1 R2 एप्सिलॉन 2 R1 बटे R1 प्लस R2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 118 कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान। कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड के लाल रंग का मान जो होगा वो कितना होगा? इसका एक ट्रिक याद रखना है। कलर कोड रंग काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, धूसर, सफ़ेद। काला का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक है काभुलाना पिहानी धूस। काभुलाना पिहानी बैधूस। काफोड़ काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, धूसर, सफ़ेद। ये याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? लाल है, लाल का 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक सौ 19 तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के एक तार। देखो, तांबा हो गया चालक और जर्मेनियम हो गया अर्ध चालक। ठीक है,
इसमें ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध ताप बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा। इसमें ताप बढ़ेगा, सॉरी, इसका बढ़ेगा और इसका जो है प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट, उल्टा तो नहीं हो गया। चालक का ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, इसका चालक का अर्धचालक का ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध इसका घटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चूँकि देखो पहले था 273 कमरे का ताप बोल रहा है ना, तो 298 कमरे का ताप हो जाएगा। से 80 केल्विन लाएंगे तो ताप क्या हुआ, ताप जो है घटा। जब ताप घटेगा तो प्रतिरोध इसका घटेगा, तो तांबे का तार का प्रतिरोध घटेगा और जर्मेनियम के ताप का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। 120 स्वस्थ शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है 10,000 ओम। गीला शरीर रहेगा तो वो हो जाएगा 1,000 ओम। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बोल रहा है 121 आर का मान दिया हुआ है 5 ओम, भी का मान दिया हुआ है 7 वोल्ट, टी का मान दिया हुआ है 20 मिनट, मतलब 20 गुना 60 120 बार 00, सॉरी 1200 सेकेंड। तो उष्मा पूछ रहा है Q बराबर होता है v²/r इंटू टी। भी का मान 7 का स्क्वायर, आर का मान 5, टी का मान 1200। ये कट गया, ये कट गया 5 से, तो 24 240, मतलब 49 गुना 240 जूल। 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी। तो 1 जूल में 1/4.2 कैलोरी, तो 49 गुना 240 जूल में 49 गुना 240/4.2 कैलोरी। तो यहाँ से ये 0 उड़ गया। 7 49, 7 42, 6 चौके 24, 2800 कैलोरी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। चलो हो गया। 22 कार्बन प्रतिरोध के सतह का क्रमशः, ये कार्बन प्रतिरोध है, 4 कलर है। पहला है लाल, ये है काला, ये है ऑरेंज और ये है सिल्वर। सिल्वर का सहनशीलता 10% होता है। तो लाल का हो गया 2। दूसरा स्थान ये दर्शाता है काला है, तो 0 गुना 10 की पावर गुणक को दर्शाता है। ऑरेंज का भूलाना नारंगी 3 हो गया, 10 की पावर 3, अब प्लस माइनस 10%। ऑप्शन नंबर देख लो, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 123 संलग्न चित्र में देखो, यहाँ पर ये चित्र बनाने पर
बी है, ए है, बी है, ए है, आर आर आर। अब यहाँ पर थोड़ा इसको सी और डी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से जाएंगे इस तरह से जा करके ये ए से मिला हुआ है, ए, और ये है बी। इसका मतलब ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध मिला हुआ है आर। उसके बाद ये वाला देखो हो गया, ये नहीं लगता है, ये वाला जो है, ये वाला मिला हुआ है इसके साथ, यहाँ से इसके साथ मिला हुआ है ए से, ये हो गया आर। अब यहाँ पर जो है ये हो गया, और ये वाला जो है, ये पार्ट, ये एक तो ए से मिला हुआ है आर, एक सिरा, और एक ये इस तरह से आकर के यहाँ से यहाँ तक मिला हुआ है, तो ये हो गया। अब तीनों हो गया समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में 1/r इक्वलेंट बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, मतलब 3/r। तो r इक्वलेंट बराबर हो गया r/3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। इसमें फिगर बनाने में ही झमेला है, अगर फिगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन इजी है। फ्यूज तार, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 124। फ्यूज तार जो है, फ्यूज तार जो है, इसका जो है प्रतिरोध जो होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। क्यों? देखो, प्रतिरोध V बराबर होता है आई आर, तो V/R बराबर हो गया I। तो प्रतिरोध उच्च होगा तो धारा कम होगा। तो धारा कम होने का मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा धारा कम होगा, तो सर्किट में जो है यूजेबल धारा जो है वो हानि कम होगा। अगर R का मान कम हो गया तो धारा यही जो है इंडिकेटर ही, मतलब फ्यूज ही ज़्यादा खींच लेगा, जिसके वजह से सर्किट में जो है धारा की कमी हो जाएगी। तो प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और गलनांक इसका कम होना चाहिए। गलनांक कम किस लिए? क्योंकि गलनांक अगर कम रहेगा तो कम ताप पर ही गल जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि वो जो है फ्यूज जो है लाइट सर्किट जो है बंद हो जाएगा, और जिसके वजह से जो है इधर का सर्किट जो है घरेलू सर्किट जो है वो क्षतिग्रस्त होने से बच जाएगा। तो गलनांक कम होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 125। दिए हुए तापांतर के लिए निम्न में से कौन से जोड़े में अधिकतम ताप के विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा? सीबेक प्रभाव। सीबेक प्रभाव, सीबेक प्रभाव में एक तत्व का ग्रुपिंग होता है बीनिकोपट MnPb
बिन्नी को पटकू MNPB, सोना चांदी जनता कुदा फिर सभी। ये होता है, देखो जितना ज़्यादा दूरी रहेगा, जितना ज़्यादा दूरी रहेगा तापांतर उतना ही अधिक होगा और विद्युत वाहक बल उतना ही अधिक होगा। मतलब इस तार और इस तार के बीच में जो है विद्युत वाहक बल अधिक होगा एज कंपेयर टू इन दोनों के तुलना में, एज कंपेयर टू इन दोनों के तुलना में। तो बिस्मथ ये हो गया एंटीमनी और ये हो गया बिस्मथ। इसको याद रखने का तरीका है बिनी को पटकू MNPB, सोना चांदी जनता कुदा फिर सभी। ठीक है, ये इसका ट्रिक है याद रखने का। ठीक है, तो याद रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंटीमनी और बिस्मथ। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ये सीबेक प्रभाव है। एक 126 किस तापयुग में ठंडी संधि को, ठंडा संधि जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और दूसरा गर्म संधि है T डिग्री सेंटीग्रेड पर। उदासीन तापमान है Tn है, उदासीन तापमान, और Ti है व्युत्क्रमण तापमान, है ना। संबंध पूछ रहा है तो एक संबंध होता है Ti माइनस Tn और Tn माइनस Tc। ठीक है, तो Ti माइनस Tn, Tn माइनस Tc, संधि ठंडी कितना है 0, कोल्ड, तो 0 हो गया। तो Ti बराबर 2Tn हो गया और Tn बराबर हो जाएगा Ti/2। ऑप्शन नंबर देख लो, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। 127 उदासीन तापमान पर विद्युत वाहक बल अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। 128 व्युत्क्रमण तापमान पर विद्युत वाहक बल 0 होता है। तो 127 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी और इसका हो जाएगा सी 128 का। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक 129 में बोल रहा है कि एक तापयुग व्युत्क्रमण तापमान, मतलब Ti दिया हुआ है 620 डिग्री सेंटीग्रेड, Tn दिया हुआ है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठंडी संधि मतलब Tc का मान पूछ रहा है। वही फार्मूला लगाएंगे, Ti माइनस Tn बराबर Tn माइनस Tc। Ti का मान 620, Tc का मान, Tn का मान 300,
300 TC, तो TC को उधर लेके चले जाओ, 3 3 600 हो गया, माइनस 620, तो माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 130 नंबर, वृत्ताकार कुंडली चाप के कारण जो है केंद्र पर अगर अल्फा कोण बनाता है, ये धारा I प्रवाहित होता है, ठीक है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन दक्षिण हस्त के नियम से दिया जाता है। जिधर धारा बह रहा है, चारों उंगली घुमा, अंगूठा किधर गया? अंदर, तो D का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान अंदर हो गया, और इसका मान जो होता है वो हो जाता है μ0I/4π इंटू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय R। ये R इसका त्रिज्या है। तो वृत्ताकार अगर कुंडली होगा, वृत्ताकार कुंडली होगा तो अल्फ़ा का मान हो जाएगा 2π, मतलब अल्फ़ा मतलब पूरा हो जाएगा 2π, रख दो यहाँ। तो B बराबर हो गया μ0I/4π गुना 2π डिवाइडेड बाय R। ये 2 कट जाएगा, μ0I/2R। अगर n लूप होगा तो B बराबर हो जाएगा μ0NI डिवाइडेड बाय 2R। यहाँ पर R के जगह पर क्या है? 2A है ना? A है ना? हाँ, A है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? A ऑप्शन करेक्ट हो गया। दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में, अगर दो समांतर तारों में जो है धारा समान दिशा में बहेगा तो आकर्षण, और विपरीत धारा में विपरीत दिशा में बहेगा तो प्रतिकर्षण। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। 132 चुंबकशीलता मतलब म्यू नॉट को बोलते हैं चुंबकशीलता। तो म्यू नॉट का एक फॉर्मूला बताए थे, बल बटे धारा का स्क्वायर, बीमा के लिए फॉर्मूला होता है। तो बल का हो जाता है mL/t-2 और इसका हो जाएगा I2। तो mL/t-2 I-2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। 133 क्रॉसित क्षेत्र में अवक्षेपित करने के लिए E बराबर होता है VB। ऑप्शन नंबर 133 का हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 134 क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल। लॉरेंज बल जो है एक पढ़ाए थे, लॉरेंज बल। तो F वेक्टर बराबर होता है Q इंटू E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर सी। 135 ये जो है बायो सावर्त का नियम होता है, dV बराबर μ0I/4π dl वेक्टर क्रॉस R वेक्टर बटे RQ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 136
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है दोनों के कारण, सी ऑप्शन, ए एंड बी। 137 137 का जो त्रिज्या होता है वो होता है √2Vm डिवाइडेड बाय EB का स्क्वायर। ठीक है। और 138 का एक फॉर्मूला होता है IG बराबर S प्लस G प्लस S इंटू I। तो यहाँ से IG है I का 1% मतलब 1%, S निकालना है G का मान G के टर्म में, तो I कैंसिल हो गया, 1/100 हो गया, S प्लस G प्लस S। ठीक है। तो यहाँ से कोना कोनी गुना होगा तो G प्लस S बराबर 100S, तो G बराबर हो गया 99S, तो S बराबर हो गया G/99। ऑप्शन नंबर कौन सा? 20 B। एक वोल्ट मीटर को या गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदला जा सकता है। देखो, गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलना है तो एक जो है एक गैल्वेनोमीटर को तो इसमें जो है इसके समांतर क्रम में R जो है ये निम्न प्रतिरोध का जोड़ना है। कौन सा? निम्न प्रतिरोध, समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ना है। ये गैल्वेनोमीटर है, ये IG, ताकि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू निम्न प्रतिरोध जोड़ेंगे तो ये कम हो जाए। ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। और 140 में अगर एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है तो एक प्रतिरोध जोड़ना है R का मान, ये होगा उच्च प्रतिरोध। इसमें R होगा उच्च प्रतिरोध, इसमें होगा निम्न प्रतिरोध। इसको याद करना है गैप, GAP गैप, मतलब G फॉर गैल्वेनोमीटर, A फॉर ए मीटर, पैरेलल में जोड़ेंगे और उसके बाद पैरेलल में जोड़ेंगे इसको लो गैप याद रखो, लो गैप, लो मतलब निम्न प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में पैरेलल कंडीशन, पैरेलल डायरेक्शन में। ठीक है। और इसको जो है ना है GVS हाई, GVS मतलब G गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर सीरीज में जोड़ेंगे और हाई प्रतिरोध से जोड़ेंगे, हाई GVS और इसको लो गैप। ठीक है। तो यहाँ तक जो है 140 क्वेश्चन तक हुआ। पहले वीडियो में जो है उस वीडियो का जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको भी देख लेना है। इसके बाद जो है एक और वीडियो आएगा जो इसके बाद जो है हम सॉल्व कराने वाले हैं, वो होगा 141 से लेके 210 तक। 210 1 से 210 तक क्वेश्चन में जो है इसी से आपका 70 क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसी को देख करके आप लोग जाइए एग्ज़ाम देने के लिए और वहाँ से अच्छा स्कोर लेके आइए। मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।